इंट्रोडक्शन। अच्छा, मुझे मेरा नाम सबको पता ही होगा। मैं कंप्यूटर्स में सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ। चौकीदार है। जून 2011 अभी तक जो मेरा इधर टेन्योर रहा है उसमें जो कंसल्टिंग मैंने पर्सनली दी है उसमें HBL, UBL, दुबई इस्लामिक बैंक इस्लामी और यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान, प्रीवियसली ब्रिटिश पेट्रोलियम, और करंट जो मेरा चल रहा है KC में एंटरप्राइज सॉल्यूशंस की कंसल्टेंसी कर रहा हूँ। जहाँ तक बैंक का सवाल है उधर हम लोगों ने उनकी एप्लीकेशन टेस्टिंग इंटरनल और एक्सटर्नल की है, और जो करंट मेरा हम लोग एंटरप्राइज सॉल्यूशन से भी कंसल्टिंग देते हैं। जो SIEM सॉल्यूशन का पता है ना उनको, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट। क्योंकि सिक्योरिटी डिवाइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई पिछले 5-6 सालों में, IDS इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, फायरवॉल, IPS, हनीपॉट्स, अपनी जो लॉग, तो इन सब डिवाइसेस की लॉग जो है वो खुद डिवाइस मैनेज करते हैं। अब अगर आपके पास 100 डिवाइसेस लगी हुई हैं तो आप हर डिवाइस की लॉग को तो मॉनिटर नहीं करोगे ना रोज बैठ के। तो SIEM सॉल्यूशन जो होते हैं वो सारी लॉग को कोरिलेट करते हैं। तो जो मेरा करंट प्रोजेक्ट चल रहा है KC में RSA एनविजन 4.1 की मैं डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ उनके एनवायरनमेंट के साथ वर्चुअलाइजेशन। तो ये थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड है। कोई भी हैकर ब्लैक हैट से वो नहीं होता कि वो ब्लैक हैट बना रहा हो, मैं भी रहा हूँ, मगर बहुत कम टाइम में रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है मुझे थोड़ी जल्दी अकल आ गई कि ब्लैक हैट में कोई फ्यूचर नहीं है, वाइट हैट में असल गेम। तो आप लोगों को ये सेशन देने का मकसद ये भी था कि अगर आप लोगों को लगता है कि ब्लैक हैट में थ्रिल है, आप एक जो हमारी ऐसी है कि थ्रिल लगता है, मगर सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। चल रिपेयर आ रही है तो उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मेरा अच्छा। तो जो आज हमारा टॉपिक जो है वो SQL इंजेक्शन है। SQL इंजेक्शन का कितना लोगों का आइडिया है? क्या होती है SQL इंजेक्शन? तुम बताओ। बताओ सर, if you are not taking certain components in the PHP code, अगर आप इनको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कराते हैं कि आप SQL कमांड्स को आप URL की तरह एग्जीक्यूट करा रहे होते हैं और उससे आप वर्किंग कर रहे होंगे। वेरी टाइम्स आप शेल भी डायरेक्ट करा सकते हैं, आप वर्किंग कोई कवर की जरूरत नहीं है। और मेनली फायरवॉल्स अगर आपको ब्लॉकिंग कर रही है, लोग फायरवॉल्स लगाते हैं ताकि URL से SQL कमांड्स ना मिल जाए। दूसरी चीज बहुत सारे तरीके हैं, मेबी यूर SQL एनपीटी इन है गूगल के अंदर अगर आप लिखते हैं commas or कुछ तरह का आर्बिट्रेरी टूल्स डालेंगे भी दे रिस्पांस तो SQL इंजेक्शन। सो इट्स नॉट इन द URL, ये कहीं भी आ सकती है। तुम दोनों की अपनी जगह सही है डेफिनेशन। SQL इंजेक्शन की जेनेरिक हम अगर डेफिनेशन डिसाइड करें तो वो है द एबिलिटी टू इंजेक्ट SQL कोड इन एनी ऑफ द पैरामीटर्स दैट अ वेबसाइट टेक्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं? जो भी यूजर की तरफ से जो पैरामीटर्स आते हैं उसके थ्रू यूजर के जितने भी इनपुट्स हैं, चाहे वो गेट के हो, पोस्ट के हो, उसके थ्रू SQL कमांड्स अगर हम एक वेबसाइट पे एग्जीक्यूट कर लें तो वह फिर SQL इंजेक्शन कहलाता है। अच्छा, तो ऑब्वियसली किसी वल्नरेबल वेबसाइट को तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये एथिकल हैकिंग का सेशन है। तो जो मेरा आइडिया था कि DBWA के बारे में किसी ने सुना है? ठीक है। तो किसी वेबसाइट को यहाँ से
एक ही आईपी से बैठ गए, बहुत ज़्यादा अटैक करने से अच्छा है कि हम कोई ऐसी वाइट हैट एप्लीकेशन हो जो कि बनी इसलिए कि आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। तो मैं रिकमेंड करूँ आप लोग ये खोल के इसको डाउनलोड कर लें। 1.1 MB की फाइल है, तो आप लोग के डाउनलोड इसलिए मैं करवा रहा हूँ ताकि फिर आप लोग घर जाके इसको खुद भी एक्सप्लोर करें। तो ज़रा सब मैं इसको तो आप इससे अगर अपने वहम आवाज आ रही है यूसुफ, आवाज आ रही है? तो इस वाली एप्लीकेशन को आप अगर अपने www वाले फोल्डर में डाउनलोड कर लें डाउनलोड कर लिया सबने? मर्जी आपकी, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं लिख रहा हूँ, समझाऊंगा। मर्जी लिखना लिख लो, नहीं लिखो ज़्यादा अच्छे टाइप कर लो ताकि टाइम बचे। मैंने इसलिए कोई स्लाइड नहीं बनाई ताकि हम रन टाइम पे इन सब चीज़ों को डिस्कस करें ताकि आप लोगों को भी समझ आए। मैं अगर 150 स्लाइड यहाँ पे ला के रख दूँगा किसको करें? मांड के झंडा चढ़ सबने डाउनलोड कर लिया? सब लोग एडमिन से लॉगिन करो। एडमिन अकाउंट है, यूजर उसका यूजर नेम है और पासवर्ड है dbpass123 विंडोज के लॉगिन और ये लोकल मशीन पे होगा कि एचआई डोमेन पे नहीं होगा लॉगिन। तो अगर किसी ने अपने अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है तो लॉग आउट करने का टाइम और लॉगिन करे यूजर और पासवर्ड है dbpass123। हाँ इधर मैंने लिख दिया है बोर्ड पे यूजर और dbpass123। नहीं है ना तेरा अलग है ना। अभी ये क्या
सबने लॉगिन कर लिया ना विंडोज पे? डाउनलोड हो गई फाइल? तो वैम्प वाले फोल्डर में डाल दी उसको, अनजिप कर दिया। सबने कर लिया उसका अंदर वैम्प वाले फोल्डर में, www में कर दिया ना? हो गया। उन्होंने कर लिया ना? अब बोर्ड पे देख लो जरा। अच्छा, हम आगे बढ़े इससे पहले थोड़ा सा देख लें कि मेजर जो वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज होती हैं वो कौन सी होती हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाए। SQLi में डिस्कस कर रहे हैं आज, SQL इंजेक्शन, LFI लोकल फाइल इंक्लूजन, इसका आइडिया है किसी को? नहीं है, इसके अलावा और किसी को नहीं? तो लोकल फाइल इंक्लूजन में ये होता है कि आप वेबसाइट पर, जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, PHP एक्सटेंशन हो गया, कोई भी ASP एक्सटेंशन हो गया, तो आपने नोटिस किया होगा कि उसका PHP या ASP का जो कोड होता है वो नहीं दिखता, वो हिडन होता है। लोकल फाइल इंक्लूजन से आप PHP और ASP के जो भी कोड्स हैं वो सारे रिव्यू कर सकते हैं। तो उससे भी क्या होता है, वेब एप्लीकेशन को रिवर्स इंजीनियर करके फिर हैक कर सकते हैं। रिमोट फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी होती है कि आप रिमोटली कहीं से बैठ के उस वेबसाइट पर एक फाइल अपलोड कर दें जो कि उस वेबसाइट में और वल्नरेबिलिटी इंक्रीज कर दे। यानी आपने कोई शेल अपलोड कर दिया जिससे आप उस वेबसाइट पर कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसकी फाइलें देख सकते हैं वगैरह। शेल जो कोई भी हो, जो मोस्ट प्रोमिनेंट मेरे ख्याल से यूज होते हैं C99, C100 वगैरह, ठीक है। अच्छा, XSS क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है पहली तीन वल्नरेबिलिटी से। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इज द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट्स ऑन अ वेबसाइट। जैसे कोई जावास्क्रिप्ट आपने एग्जीक्यूट कर दी, उससे इम्पैक्ट क्या होता है कि अगर आपने कोई जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर दी, उससे आप यूजर की कुकी जनरेट कर सकते हो, फिर उसी कुकी को रिप्ले करके आप उसके सेशन को रिप्ले कर सकते हो, जो उसका लाइव सेशन चल रहा है उस वेबसाइट पे, उससे आप सेशन रिप्ले कर सकते हो। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, आप किसी वेबसाइट को एक ऐसी रिक्वेस्ट देते हो जो कि वैसे नॉर्मल एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए, मगर वो वेबसाइट ये समझती है कि यस इट इज अ वैलिड रिक्वेस्ट एंड यू एग्जीक्यूट इट। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, वेबसाइट जो है एक मशीन पर होस्टेड होती है, उस पर आप कोई भी कोड एग्जीक्यूट करते हैं। ये बड़ी मैंने समरी दी है चीज़ों की, सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए। अल्लाह ने चाहा तो हम फिर आगे सेशन वगैरह जो करेंगे उसमें फिर मैं इन सबको कवर करूँगा, कोई इशू नहीं। अभी हम SQL इंजेक्शन को ही देखेंगे, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, CSR, इसीलिए SQLi को XSS में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, वो ये तो लाइक फिर इसको जब हम रिफाइन करेंगे तो फिर तो बहुत आगे चलेगा ना। SQLi में भी 10 तरीके की होती हैं, LFI भी 10 तरीके की होती है, RFI भी। तो ये तो सिर्फ मेजर डोमेन है एक तरह से, ठीक है। अच्छा, ये सबने डाउनलोड वगैरह मैंने कर लिया है, तो अब एक काम करें, इस फोल्डर में DBWA है तो, और इसका index.php की फाइल होगी। यस, ओके, तो इसको हम खोल लेते हैं यहाँ से। यार मेल सर्वर चल रहा है सबका, इशू तो नहीं आ रहा। लोकला सब इस पेज पे आ जाए तो बता दीजिएगा। आगे कौन नहीं आया अभी तक इस पेज पर? चलिए,
पेज में खाली यही करना कर दो ग्रामर प्रेडिक्शन कैसे 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 वाला आप क्या क्वालिटी मशीन लगा दो हाथ लगा दो हाँ तो क्या हुआ सबने सबके आगे पेज आ गया अच्छा सब इस पेज पे आ गए तो अज्यूम कर रहा हूँ कि लोगों ने ये भी क्लिक कर लिया होगा किसने नहीं क्लिक किया ठीक है चलो क्लिक कर लो ये बेसिकली अच्छा थोड़ा सा डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन ये वाइट हैट हैकर्स के लिए एप्लीकेशन बनाई गई कि आप अपनी टेस्टिंग वगैरह के लिए इसको यूज करें तो जो ये सेट है बोल रहा है डेटाबेस इनकी अपनी एसक्यूएल की स्क्रिप्ट उन्होंने खुद दी हुई है जिसमें एक डेटाबेस पॉपुलेट हुई हुई है ताकि फिर हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े बैक एंड पे आपको एक रियल टाइम जो एनवायरनमेंट होता है हैकिंग का वो मिल जाए डायरेक्ट तो आप इसको क्लिक कर लें अगर ठीक है भैया आप आ गए क्रिएट रीसेट डेटाबेस ठीक है तो ये बता रहे हैं कि इसने डेटाबेस क्रिएट कर दिए यूजर्स का टेबल क्रिएट कर दिए गेस्ट बुक का टेबल क्रिएट कर दिया और डेटा भी इंसर्ट कर दिया ये स्टेप कर लिया अच्छा सबने कर लिया अच्छा अब लेफ्ट साइड पर अगर आप लोग देखें आपको ये सब दिख रही होंगी कमांड एग्जीक्यूशन CSRF फाइल इंक्लूजन एसक्यूएल इंजेक्शन अपलोड एक्सेस तो बताने का मकसद ये कि ये एप्लीकेशन जितनी भी वल्नरेबिलिटीज होती हैं मेजर उन सब की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है हम लोग पहले अपनी कस्टम एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे थे आप लोगों के लिए कि हम फिर उस पर टेस्टिंग करेंगे आप लोगों का मगर ये एप्लीकेशन लाने का मकसद ये कि आप लोग फिर सिर्फ एसक्यूएल इंजेक्शन तक महदूद ना रह जाए आप लोगों का एक पूरा एनवायरनमेंट हो जब आप यहाँ से निकलेंगे आपको अगर आगे चीज़ें पे भी देखना है तो आप लोग उस पर देख लें ठीक है अच्छा इस पर ज़रा आ जाएँ कि सेकेंड लास्ट ऑप्शन है DVWS सिक्योरिटी इसको क्लिक कर लें लॉगिन किसने किया नहीं किया ना बेटा ठीक है अच्छा अगर आप लोग एक और वो खोल लें ब्राउज़र की विंडो और अपने PHP माई एडमिन पे चले तब आ गए PHP माई एडमिन पे कौन नहीं आया सबने खोल लिया PHP माई एडमिन किसी का रहता तो नहीं है खोलिए अच्छा आप लोग ये देखें कि DVWA नाम की डेटाबेस बन गई होगी कोई ऐसा जिसका नहीं बनी हुई हो सही है DVWA की डेटाबेस में अगर आप जाएं तो दो टेबल्स बनी हुई हैं यूजर्स और गेस्ट बुक सही है
अली में एक मिनट रुक जाओ ना, हो गया उसका? ठीक है। अच्छा, गेस्ट बुक है जिसमें बेसिकली 3 कॉलम्स हैं और यूजर्स है जिसमें 1 2 3 5 कॉलम्स हैं, 6 कॉलम्स है एक्चुअली। सब यूजर्स की टेबल को खोल लें जरा, खोल लिया? कोई ऐसा है जिसको ये चीज समझ नहीं आ रही कि ये क्या है जो मैंने हाईलाइट की हुई? नजर आ रहा है पीछे आपको? मोहसिन नजर आ रहा? अच्छा, ये जो हाईलाइट मैंने चीज की, कोई ऐसा है जिसको नहीं पता कि ये क्या है? पासवर्ड के कॉलम में इसको वो कर लेते ना थोड़ा। हाँ हाँ, मैं यही कर रहा हूँ। मल्टीमीडिया से करना नहीं, कंट्रोल व्हील छोड़ नहीं है। ठीक है। ये पासवर्ड की फील्ड जो मैंने हाईलाइट की हुई है, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आ रहा ये क्या है? सबको पता है ये क्या है? कोई ऐसा है जिसको नहीं पता? ये बेसिकली पासवर्ड के टेबल में इन्होंने पासवर्ड को एन्क्रिप्ट किया हुआ है। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कि अगर आप पासवर्ड के टेबल में जो पासवर्ड होते हैं उन सबको अगर आप एन्क्रिप्टेड रखें तो खुदा अगर कल आपकी डेटाबेस हाइट भी होती है, अगर उसकी जो एन्क्रिप्शन आपने अच्छी की हुई है तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो हैकर से नहीं टूटे। मगर जो ये पासवर्ड एन्क्रिप्ट हुआ है, अगर एक कोई सिक्योरिटी का बंदा है जो काफी टाइम से काम कर रहा है, वो देखते ही पहचान जाता है कि ये MD5 एन्क्रिप्शन है। एन्क्रिप्शन की भी टाइप्स होती है ना, ये MD5 एन्क्रिप्शन है और MD5 के डिक्रिप्टर ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। तो अभी हम इसको डिक्रिप्ट करते हैं। अगर मैं गूगल में लिखूं MD5 डिक्रिप्टर ऑनलाइन, यार तो पढ़ेंगे नहीं, ये वाला सही है। अच्छा, ये वेबसाइट नहीं बोली, थोड़ा टाइम लगेगा शायद। इसमें आप जब हैश डालेंगे ना MD5 का, डिक्रिप्ट दबाएंगे तो वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो ठीक है, अब हम लॉगिन पेज पे आ जाए सारे वापस। ठीक है, लॉगिन पेज पे सर आ गए। यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड है। नहीं हो ठीक है, सब लॉगिन हो गए? कौन नहीं हुआ लॉगिन? लॉगिन हो गए ना सारे? अच्छा, अब ये साइड में जो ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन है DBWA सिक्योरिटी, उससे आ जाए सब। आ गए? ठीक है, यार देखो लॉगिन एडमिन पासवर्ड DBWA सिक्योरिटी पे आ गए सारे? पूछ लो भाई, खड़े हुए खूबसूरत लोग, पूछ लें इनसे। ये बजे डाला ठीक है, सब DBWA सिक्योरिटी पे आ गए। अच्छा, अगेन ये एप्लीकेशन काफी अच्छी बनी हुई है। इसमें
आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन दिए, अगर आप हाई रखेंगे तो इसमें बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज नहीं चलेंगी, तो इसको एडवाइजेबल ये है कि आप लोग लो करके सबमिट कर दें, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, फिर हम वल्नरेबिलिटी को टेस्ट कर सकेंगे। कर लिया हमने लो, ठीक है। आप जरा आ जाए एसक्यूएल इंजेक्शन वाले सेक्शन पर, ठीक है, आ गए सब। अब इधर क्या है कि एक आईडी मांग रहा है, जब टेबल्स में अच्छा डेटाबेसेस सबने पढ़ी हुई है यहाँ पे, आपको यहाँ जिसने डेटाबेस पढ़ी हुई नहीं है, नहीं पढ़ी हुई ना, अच्छा चलो बाहर जाता अच्छा डेटाबेसेस में ये तो पता है ना, हम डेटा स्टोर करते हैं, तो पता ही होगा। तो डेटा स्टोरेज का सबसे अच्छा मैकेनिज्म जो होता है ताकि आपकी लार्ज सेट्स ऑफ वैल्यूज वगैरह सब अच्छी तरह रिलेट करें और उस पर क्वेरीज वगैरह चेक करें, तो कॉमन प्रैक्टिस नहीं होती कि आप हर जैसे डेटाबेस में क्या होता है कि रोज एंड कॉलम्स होती है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि पहला कॉलम हमेशा आईडी रखते हैं, जो कि न्यूमेरिक वैल्यू होती है, ऑटो इंक्रीमेंट होती है। तो जब आप डेटाबेस में वैल्यू पुट करते रहते हैं वो इंक्रीमेंट होती रहती है, तो 1 2 3 बढ़ती रहेगी। अगर आप लोग अपने PHP MyAdmin वाले पेज पे वापस आए, तब आगे इस पेज पे तो आप देखेंगे कि यूजर आईडी दिए हुए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये भी वही उसी तरह से क्या हुआ। अब ये क्या कह रहा है कि अगर आप यूजर आईडी 1 डालेंगे, ये वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए, सबकी प्रिंट हो रही है। क्या डाला तुम यूजर आईडी मेरा? 1 डाला, यूजर आईडी में 1 डालें और सबमिट करें। हाँ अबे लाल हो गया क्या कर ठीक है, इंफॉर्मेशन दिख रही सबको। अच्छा ये क्या कर रहा है कि मैंने जब इसमें 1 दिया है तो इसने आईडी 1 के साथ जो फर्स्ट नेम और सरनेम है वो लिया है। अगर मैं अपने PHP MyAdmin वाले पेज पे देखूं तो 1 के लिए फर्स्ट नेम एडमिन है और लास्ट नेम भी एडमिन है, तो सही है, वो बिल्कुल सही वैल्यू प्रिंट कर रहा है, सही है। अच्छा अब हम आते हैं जो एक्साइटिंग पार्ट है। अगर आप इसके आगे एक कोटेशन डालें, 1 के आगे एक सिंगल कोटेशन डालें सब और सबमिट दबाएं, वन के आगे कोटेशन डालें और सबमिट दबाएं, सबके लिए एरर मैसेज आना चाहिए। कोई है जिसके एरर मैसेज नहीं आया? कोई है जिसके एरर मैसेज नहीं आ रहा? दोनों लिखा हुआ है अब एक दूसरा नहीं होता मॉनिटर करना पड़ता ठीक है, सब कैसे एरर मैसेज आ गया? अच्छा
अब ज़्यादातर यहाँ पे लोगों ने डेटाबेसेस नहीं पढ़ी हुई है, तो जब हम डेटाबेसेस क्रिएट करते हैं तो उनके लिए क्वेरीज भी बनाते हैं हम कि उनसे रिजल्ट लें एग्जीक्यूट करके। सही है। तो क्वेरीज किस तरह की होती है? जो जेनेरिक एसक्यूएल की क्वेरी ये होती है कि हम एक टेबल है अगर हमारा, ठीक है, भाई काम ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा एक डेटाबेस का। अब मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है तो मैं जेनेरिक क्वेरी क्या होती है इसकी, सिलेक्ट ठीक है, इसका एक टेबल नेम है तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कॉलम नेम, इसको मैं एड्रेस को कर देता हूं ताकि समझ आए, फ्रॉम डेटाबेस ठीक है। ये एक जेनेरिक एसक्यूएल की क्वेरी होती है कि अगर आपने एक एसक्यूएल एक टेबल को अगर आपने क्वेरी करना है किसी वैल्यूज के लिए तो उसकी जेनेरिक क्वेरी होती है कि हम सिलेक्ट कॉलम अंडरस्कोर नेम, यानी जो कॉलम आपको रिक्वायर्ड है, फ्रॉम टेबल नेम, किस टेबल का कौन सा कॉलम आपको चाहिए। इसमें अगर हम थोड़ा सा और एडिशन करें, वेयर ले आए, अगर मैं कंडीशन ला दूंगा तो मैं अपने रिजल्ट को थोड़ा और डिफाइन कर लूंगा कि अगर मुझे एक सरनेम और फर्स्ट नेम चाहिए एक ID 1 के लिए तो मुझे वेयर भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? वो जिन्होंने डेटाबेस नहीं पढ़ा बस एक जनरल आइडिया है, समझ आ गया? किसी को प्रॉब्लम है इसमें? क्योंकि मेरी डिफाइंड होगा। ठीक है, अच्छा, अब इधर मैंने करा क्या, अगर मैं 1 2 जो नॉर्मल वैल्यूज है वो डालता हूँ तो वैल्यू तो सही आ रही है, मगर अगर मैं कोई कैरेक्टर डालता हूँ नहीं हो, अगर मैंने एक कैरेक्टर डाला है तो उसने एक एरर दे दिया एसक्यूएल सिंटैक्स का। जो कैरेक्टर्स होते हैं यूनिकोड कैरेक्टर्स बोलते हैं इनको, जो सिंगल कोटेशन वगैरह जो होते हैं ये सेंसिटिव कैरेक्टर्स होते हैं, इनका एसक्यूएल में काफ़ी काम होता है। इस वजह से जब हम इनको क्वेरीज में अगर हम सही से इवैल्यूएट नहीं करें तो ये एरर दिखना शुरू कर देती है। अगर आपने अपने वेरिएबल को सैनिटाइज नहीं किया है, प्रॉपर्ली उसको चेक नहीं किया है कि उसमें इनपुट जा क्या रहा है, तो चांसेस है कि आपका एसक्यूएल एरर आएगा। अगर आपको किसी वेबसाइट पर एसक्यूएल एरर मिल गया, डन, आप वहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन एग्जिस्ट करती है। अब वो किस लेवल की एग्जिस्ट करती है वो बात कर,
मगर ये है कि अगर आपको एक एरर मिल गया है तो एसक्यूएल इंजेक्शन डज एग्जिस्ट। अगर इसकी सिक्योरिटी को मैं हाइड कर देता तो फिर वो वाली स्क्रिप्ट चलाता है जो कि इसको सैनिटाइज कर दी है, तो ये एरर ही नहीं आता। अगर एरर नहीं आ रहा देन एसक्यूएल इंजेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब एरर हमारे पास आ गया है, ठीक है, अच्छा एरर हमारे पास आ गया, अब इसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है? एसक्यूएल इंजेक्शन की बहुत सारी टाइप्स होती है। आप एरर बेस ले लें, टाइम बेस ले लें, ब्लाइंड इंजेक्शन, ये तो कुछ है। काफी इसमें वेरिएशन बहुत लोगों ने, बहुत सारे रिसर्चर्स ने बहुत दी है। तो मेन बेसिकली यही होती है। एरर बेस्ड ही होती है कि आप कोई सेंसिटिव कैरेक्टर वगैरह दे के उसके इनपुट को चेंज करके आप एक एरर जनरेट करने वाले डेटाबेस से, जो कि इस सिनेरियो में हो रहा है। हम अभी देख रहे हैं एरर बेस्ड इंजेक्शन। टाइम बेस्ड ही होती है। टाइम बेस्ड बेसिकली ब्लाइंड इंजेक्शन की में आ जाती है डोमेन में कि आपको एरर नहीं दिख रहा होता, मगर आप जो एप्लीकेशन का जो बिहेवियर है उसको मॉनिटर करके आप अपनी वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे तो एरर आ गया, मगर कई बार ऐसा होता है कि एरर आता नहीं है। उसमें आप क्या करते हो, मगर इंजेक्शन एग्जिस्ट करती है, तो उसमें फिर आपको बूलियन टाइप की इंजेक्शन मारनी पड़ती हैं ट्रू एंड फॉल्स के लिए, कि अगर डेटाबेस में ये टेबल एग्जिस्ट करता है तो ट्रू होगा ना, तो वो क्वेरी फ्री चल जाएगी। वो बहुत आगे की चीजें हैं। अभी हम जो स्टिक कर रहे हैं वो एरर बेस्ड इंजेक्शन पे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एरर बेस्ड इंजेक्शन में सबसे फायदा ये होता है कि वी कैन चेक एन एरर। हम कुछ भी जो आउटपुट है वो जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है भाई। अब इसमें अब ये होता है कि अब आप अपनी क्वेरी को इस तरह क्राफ्ट करें कि वो वैल्यूज फेंकना शुरू हो जाए। इस क्वेरी में क्या हो रहा है, वो यूजर आईडी 1 ले रहा है और फर्स्ट नेम और सरनेम रिटर्न कर रहा है। तो होगा क्या, अगर आप थोड़ा सा एक क्वेरी के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्वेरी कुछ इस तरह की होगी कि मुझे डेटाबेस में से फर्स्ट नेम और सरनेम उसका ला के दो जिसकी आईडी 1 है। इस पर अग्री करते हैं सब? मैंने आईडी एंटर किया और उस आईडी के बदले में मुझे फर्स्ट नेम और सरनेम मिल गया। मैं रेडिक्स में आपका यूजर नेम पासवर्ड वगैरह नहीं इनपुट करता हूँ, मैं आपकी आईडी डालता हूँ, मुझे आपकी सारी डिटेल मिल जाती है। वो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा सोचें तो एक क्वेरी कुछ इस तरह की होगी, टाइप ही करता हूँ कि तो कॉलम नेम में हम कर लेते हैं फर्स्ट नेम सरनेम फ्रॉम टेबल जो है हमारा यूजर्स है, और कंडीशन क्या है कि जहां पे आईडी इक्वल टू 1 हो। जो इस जो रिजल्ट आया है वो इस क्वेरी के बेस पर आया है कि मुझे फर्स्ट नेम और सरनेम ला के दो यूजर्स के टेबल में से जिसकी आईडी 1 है, ठीक है। अग्री करते हैं सब इस पर? अच्छा, अब हमने क्वेरी क्राफ्टिंग सीखी है। जब क्वेरी को क्राफ्ट करते क्या, एसक्यूएल के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें आप क्वेरीज को अपने हिसाब से क्राफ्ट कर सकते हैं। उसमें एक होता है यूनियन। डिस्क्रीट तो सबने पढ़ी है ना? मैं हाँ, अच्छी बात है। अगर मैं 1 यूनियन 0 करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इसका रिजल्ट क्या होगा? कोई कहता है 0 होगा, ठीक है। अगर मैं 0 यूनियन 1 करता हूँ इसका रिजल्ट भी 1 होगा। 1 यूनियन 1 का तो वैसे
1 होता है, 0 यूनियन 0 का 0। यूनियन क्या करता है कि इफ either of the side of the two side is true, the query is true। और SQL जो है वो इसको सपोर्ट करता है, यूनियन की क्वेरी को। तो अगर हम थोड़ा सा सोचें कि एक क्वेरी पे तो मैंने एरर जनरेट करवा दिया, अगर मैं यूनियन करके कोई वैलिड क्वेरी डाल दूं तो उसका रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैंने एक इनपुट तो 0 दे दिया जिसकी वैल्यू फॉल्स है, हम इसको फॉल्स ट्रू कर देते हैं। अच्छा, माइंडेड एसक्यूएल जो है वो फॉल्स एंड ट्रू पे काम करता है। वो ये नहीं देखता कि आपने क्या क्वेरी इनपुट की है, आप कर क्या रहे हो, उसको कोई गर्ज नहीं है कि आप वैल्यूज क्या मांग रहे हो। उसका काम ये है कि अगर क्वेरी ट्रू है तो उसका रिजल्ट आपको फेंकना है। ठीक है, एक क्वेरी को मैंने फॉल्स करा दिया है, यूनियन करके अगर मैं अगली क्वेरी को ट्रू कर दूं तो तो वैल्यू पूरी ट्रू हो जानी चाहिए, होनी चाहिए। जब हम एसक्यूएल की टर्म में जाएंगे जो प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है पीएचपी की, वो क्या होगा कि आईडी जो है आपकी वो वेरिएबल है, जो कि ये जो इनपुट इधर आप लोग देख रहे होंगे 1 जो आ रहा है, ये गेट वेरिएबल है जो पीएचपी कोड में इस तरह किया। ये एक क्वेरी है, अगर मैं इसके आगे यूनियन लगा के एक ट्रू क्वेरी चला दूं तो अकॉर्डिंग टू माय एसक्यूएल नॉलेज ये क्वेरी चलनी चाहिए, कहीं चलनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स ट्राई समथिंग। अच्छा, क्योंकि फर्स्ट नेम और सेकंड नेम कर रहा है, एक क्वेरी फॉल्स हो गई, अगली वाली क्वेरी ट्रू करनी है। तो एसक्यूएल की जो लिटरेचर है उसके हिसाब से आपकी पहली क्वेरी के कॉलम्स और अगली क्वेरी के कॉलम्स मैच होने चाहिए। अगर पहली क्वेरी में 2 कॉलम्स जा रहे हैं तो अगली क्वेरी में भी 2 कॉलम्स जाने चाहिए। ठीक है, इसके लिए टेस्टिंग भी होती है, वो पहले मैं आपको बताऊं। अच्छा, ये बड़ा नहीं हुआ, नहीं हाँ बहुत बेसिक करना है। हाँ तो नहीं करेंगे, टेक्स्ट साइज पहले बना नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं मगर टेक्स्ट साइज तो वही है। अच्छा, तो ये छोड़ दो। अच्छा, 1 और कोटेशन के बाद मैं करूंगा यूनियन सिलेक्ट 1 एंटर। ठीक है, ये अभी भी मुझे एरर दे रहा है। अच्छा, हाँ, यूजर आईडी की जगह डालें 1 कोटेशन स्पेस यूनियन। अच्छा, हाँ, अच्छा, इस क्वेरी जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है ना जिसमें इनपुट जा रहा है उसमें ये डालें। और सबमिट दबाएं। एक मिनट चुप करना यार। सबने ये डाला, ये एंटर किया लोगों ने।
नहीं किया अभी तक? टेक्स्ट बॉक्स में सबने ये वैल्यू डाल के सबमिट दबा दिया, ठीक है। तो सबके पास एरर आ रहा है MySQL का? सबके पास MySQL, अच्छा। अब हमने करा क्या? वही लाइट ऑन कर, लाइट ऑन। अच्छा जरा बोर्ड पे देख लेंगे हमने करा क्या? वन कोटेशन यूनियन सिलेक्ट वन, हमने एक क्वेरी एंड हो गई है वन पे, जो कि हमने अभी चेक किया था कि वेयर पे वो क्वेरी एंड हो रही थी आईडी। यूनियन सिलेक्ट हमने किया है क्योंकि अब हम एक और क्वेरी डाल रहे हैं। हमने अभी ये डिसाइड किया कि अगर फॉल्स यूनियन ट्रू है तो वो ट्रू हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों एसक्यूएल क्वेरीज ही हैं। तो अगर एक को मैंने फॉल्स कर दिया तो अगली यानी शुरू से शुरू करूंगा ना, मैं नई क्वेरी बनाऊंगा। मैंने वन कैरेक्ट यूनियन सिलेक्ट वन कर दिया, एरर आ गया एसक्यूएल का। इसका मतलब ये है कि दोनों क्वेरी से कॉलम मैच नहीं हुए, सही है। तो अगर आप कभी किसी के लिए पेन टेस्टिंग कर रहे हैं एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए, तो उसका ये ट्रायल एंड एरर मेथड बहुत अच्छा है कि आप इंटीजर वैल्यूज डालें जिससे आप पहले ये कंफर्म करें कि कॉलम मैच कहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैच नहीं होते तो मैं क्या करूंगा, अब इसको टेस्ट करूंगा और कॉमा 2, ठीक है। इसको अब आप उधर इनपुट करें। अभी भी एरर आ रहा है। अच्छा, इस केस में हमें पहले से पता था कि दो कॉलम्स हैं, इसलिए हम दूसरे पहुंच गए, मगर एरर आ रहा है। एरर नहीं आना चाहिए। किसी को पता है एरर क्यों आ रहा है वापस? अगर मैंने वन यूनियन सिलेक्ट 1 2 कर रहा हूँ फिर भी एरर आ रहा है, मगर हमने पहले डिसाइड कर लिया कि दो ही कॉलम्स हैं पिछली क्वेरी के, तो भाई क्यों आ रही है? हम नेम की बात ही नहीं कर रहे, हम बात करें कॉलम नंबर की। कॉलम नंबर मैच होने चाहिए, नेम की तो अभी कहानी नहीं है। बिल्कुल जॉर्डन, हमने क्वेरी टर्मिनेट नहीं की है, हम प्रॉपर्ली टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं क्वेरी को। जो क्वेरी जो होती है, ये जो हमारी क्वेरी थी आईडी इज इक्वल टू गेट वेरिएबल, इसका टर्मिनेशन कैरेक्टर होता है सेमीकोलन, ठीक है। सेमीकोलन जब आप लगाते हैं तो क्वेरी टर्मिनेट हो जाती है। ये है प्रोग्राम जब आप एसक्यूएल अपनी लिख रहे होते हैं, मगर जब आप वेब एप्लीकेशन पे जाते हैं तो क्वेरी को टर्मिनेट करने के लिए आपको स्पेशल कैरेक्टर यूज करना पड़ता है, हैश। ये मेरी क्वेरी है, इसको मैं हैश से एंड करूंगा। मैं आपको पहले से दिखाना चाहता कि एरर आ रहा है, सिर्फ पहले ये दिखाना। ये थोड़ी सी हमारी इस केस में बदकिस्मती कह लो कि 1 2 पे एंड हो गई क्वेरी, वरना मैंने इंजेक्शन 24वें कॉलम तक देखी है कि 24 तक मुझे एरर टेस्ट करना पड़ता है, तब जाके मुझे इंजेक्शन ये पता चलता है कि उसमें 24 कॉलम यूज हो रहे थे। जब आप जॉइन यूनियन क्वेरी करते हो तो उसमें इतने ही कॉलम यूज होते हैं। ये तो अब हमारा थोड़ा सा ठीक है एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। सब क्या आउटपुट आ रहा है, किसके बाद नहीं आ रहा? पीसी में तो बैठा आउटपुट ये समझाना, ठीक है भाई। सब क्या नहीं आ रहा, आउटपुट आ रहा है। कोई है जिसके आउटपुट नहीं आ रहा? अच्छा सब जरा बोर्ड पे देख लें। अब हमने ये डिटरमिन कर लिया कि कॉलम कितने मैच होते हैं,
2 कॉलम्स हैं और हैश हमने एंड कर लिया, हमारे पास पेज आ गया। ये जो फॉल्स यूनियन ट्रू जो था वो ट्रू हो गया, इस तरह से पेज लोड हो गया। अब हमारे पास ये एश्योरिटी है कि सेकंड कॉलम तक इंजेक्शन एग्जिस्ट करती है। अब इसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है, आपको ये तो पता चल गया कॉलम का है, अब इसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है। अच्छा, यूजुअली जब आप इस तरह की क्वेरीज डालते हैं ना, तो उसी पेज पर जो 1 और 2 हमने डाला था वही प्रिंट होता है, जो कि यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 1 और 2। कहने का मकसद है यूनियन सिलेक्ट 1 2 जब मैंने किया है तो वो 1 और 2 मेरे पैरामीटर्स चले गए, डेटाबेस में से एग्जीक्यूट कर लिया और रिजल्ट आया 1 और 2। तो यानी अब मैं जो वेरिएबल भेजूंगा 1 और 2 की जगह पे वो एग्जीक्यूट होके आएगा, क्या नहीं? ठीक है, टेस्टिंग मेरी हो गई। अच्छा, अच्छा, हर डेटाबेस में इंजेक्शन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, यानी जेनेरिक जो इंजेक्शन होती है यूनियन सेलेक्ट, वो तो हर डेटाबेस के लिए सेम होती है। मगर जब आपके इंजेक्शन आपको प्रूव हो जाती है तो पहले आप ये देख दो कि कौन सी डेटाबेस यूज हो रही है। MySQL यूज हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट SQL यूज हो रही है, Oracle यूज हो रहा है, साइबेस यूज हो रहा है। ठीक है, हर की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है। कॉमन वर्ल्ड में MySQL ही यूज होता है ज्यादातर, इवन एंटरप्राइज लेवल तक लोग MySQL यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि MySQL ओपन सोर्स है। जो ये एप्लीकेशन है इसको MySQL पे इसलिए बनाया गया क्योंकि 80 to 90% केसेस में MySQL ही होती है। आपका पूरा फेसबुक MySQL पे चल रहा है, तो फिर क्यों हम माइक्रोसॉफ्ट SQL पे हम पैसे जाया करें? ठीक है, उनकी बताएं कितनी कॉस्ट होती है साल के मेंटेनेंस वगैरह। ठीक है, MySQL यूज हो रहा है। MySQL का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, MySQL का एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, किस तरह होता है? उसमें एक टेबल एग्जिस्ट करती है। अच्छा, उसमें एक टेबल एग्जिस्ट करती है इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा। इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा MySQL वर्जन 5 और उसके बाद जितने भी वर्जन रहे हैं जो भी चल रहे हैं। पहले MySQL 4 होता था, उसमें इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। MySQL 5 जो अब यूज हो रही है उसमें इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा का एक टेबल होता है। इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा के टेबल से फायदा ये हुआ कि उस डेटाबेस में जितनी भी डेटाबेसेस हैं, उन डेटाबेसेस में जितने भी टेबल्स हैं, उन टेबल्स में जितने भी कॉलम्स हैं, सब एक टेबल में सेव हो रहे हैं। क्या बोल? तो इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा एक डेटाबेस है। अब डेटाबेस की टेबल्स होती हैं, इसमें एक टेबल होता है टेबल्स के नाम से, जिसमें टेबल्स का डेटा होता है। एक टेबल होता है कॉलम्स के नाम का, जिसमें उस डेटाबेस में जितनी भी कॉलम्स हैं सबका डेटा होता है। तो अगर आपको एक SQL क्वेरी मिल गई है, जो इंजेक्शन मिल गई है, जो कि आपकी वैल्यूज एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो मैं इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा जैसी टेबल्स का की मदद लेते हुए क्या मैं डेटाबेस का डंप ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता? ले सकता हूँ? नहीं, आवाज में नहीं। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गए डेटाबेसेज। फिर हर डेटाबेस, ये जो MySQL वगैरह जो होते हैं, इनके अपने फंक्शंस होते हैं कुछ। MySQL का एक बहुत मशहूर फंक्शन है ऐड वर्जन। ये बताता है कि MySQL जो चल रही है उसका वर्जन क्या है। ठीक है,
और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, मगर अभी हम इसी को लेते हुए आगे चलते हैं। अच्छा, ये मेरी क्वेरी है जो एग्जीक्यूट हो रही है और मैं देख रहा हूं कि 1 और 2 प्रिंट हो रहा है, तो 1 और 2 की जगह मैं जो भी डालूं मुझे एग्जीक्यूट होकर आएगी क्वेरी। अगर मैं 1 की जगह लिख दूं एट वर्जन, ठीक है, जब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे MySQL का वर्जन पता चलना चाहिए। ठीक है, ये सबने क्वेरी एग्जीक्यूट की, सबने कर ली। 1 की जगह 5.1.36 कम्युनिटी लॉग। अब इस डेटाबेस का जो वर्जन है वो मुझे पता चल गया, तो यानी अब ये प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हो गया कि जो भी मैं एग्जीक्यूट करूंगा इसमें क्वेरी वो चलेगी। अच्छा, 1 की जगह मैंने एट वर्जन डाल दिया, मुझे डेटाबेस का वर्जन पता चल गया। अब मुझे ये पता है कि इस डेटाबेस में इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा का टेबल होगा ही। अच्छा, अब हम थोड़ा और इसको एक्सप्लोर करते हैं। जो टेबल वाली डेटाबेस होती है उसमें जो कॉलम होता है टेबल्स का, उसका नाम है टेबल अंडरस्कोर नेम। और कॉलम्स में जो कॉलम्स होती हैं उनका नाम होता है कॉलम अंडरस्कोर नेम। अब अगर मैं ये क्वेरी एग्जीक्यूट करूं तो मुझे इस डेटाबेस में जो सबसे पहली टेबल एग्जिस्ट करती है उसका नाम पता चलना चाहिए। ठीक है, टेबल नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन डॉट टेबल, अरे लिखना डॉट टेबल स्कीमा डॉट टेबल, टेबल अंडरस्कोर नेम सबमिट। एंड नियरली सबमिट हो जाएगा। सिलेक्ट से पहले ब्रैकेट लगा हुआ था, नहीं लगा हुआ था? लगाया था। क्या करते हैं
पहला लॉग क्या भाई ये वन यूजर आईडी इक्वल्स टू 1 में आ गई यार ये अरे कहाँ पे और ईमेल में आ रही है वन का मतलब कि वन इक्वल्स टू 1 डाल दो वन स्लाइड इक्वल्स टू 1 वेयर और में आईडी इक्वल्स टू 1 फिर आपने वन करा फिर उसके बाद अच्छा यार काम कर दिए काम ये क्वेरी होगी ठीक है ये एग्जीक्यूट की सबने कर लिया एग्जीक्यूट अच्छा रिजल्ट वो आ रहा होगा तब तक पर रिटर्न मोर देन वन रो अच्छा नहीं वो अच्छा 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 अब मेरे पास एरर ये आ रहा है कि द सब क्वेरी रिटर्न्स मोर देन वन रो। इसका मतलब ये है कि क्वेरी तो एग्जीक्यूट हो गई है मगर मोर देन वन रो रिटर्न करिए इस वजह से प्रिंट नहीं कर पा रहा जो इस HTML क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है मगर उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा क्योंकि जो बैक एंड पे जो PHP कोडिंग हुई हुई है वो एक रो रिटर्न करने के लिए हुई हुई है। ठीक है अब इसको मैं कैसे डिबग करूं किसी को आइडिया है या फिर काउंट की वजह और कोई है SQL में चीज एग्जिस्ट करती है लिमिट वो क्या करती है कि आपकी क्वेरी में अगर एक से ज्यादा रो है मगर आपको एक ही प्रिंट कराना है तो उसकी आप इंडेक्सिंग सही करके उसको प्रिंट करा दो। तब से यूज कर रहा हूँ यही किया क्या हुआ ठीक है वन की जगह आ रहा है कैरेक्टर अंडरस्कोर सेट करा क्या है मैंने लिमिट 0 1 क्वेरी के बाद ये ऐड करने से मैं फोर्स कर रहा हूँ डेटाबेस को कि जो पहली रो रिटर्न होगी जिसका इंडेक्स 0 होता है डेटाबेसेस में इंडेक्सिंग वगैरह जब हम करते हैं तो पहले वाले इंडेक्स का होता है 0 तो 0 जो इंडेक्स वाली वैल्यू बता लिमिट 0 1 जब मैंने कहा तो इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू है वो आनी चाहिए। ठीक है मैंने जब उसको एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है कैरेक्टर अंडरस्कोर सेट्स आ रहा है। ये पता है क्यों आ रहा है किसी को अंदाजा है कैरेक्टर अंडरस्कोर सेट्स क्यों आ रहा है टेबल तो हमारा कुछ और है पहला। अगर आप अपने MySQL पे आए जो PHP MyAdmin है उस पे अगर आप आए होम पे डेटाबेसेस देखें एक डेटाबेस है इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा
ठीक है। इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा का सबसे पहला टेबल है कैरेक्टर अंडरस्कोर सेट्स। जो डेटाबेस जो अभी हम जिसको क्वेरी कर रहे हैं उसमें हमारे पास पूरे डेटाबेस का अथॉरिटी है। तो अगर फॉर एग्जांपल जो वल्नरेबल जिस डेटाबेस की वजह से हम घुसे हैं डेटाबेस में, हमारा जो स्कोप है उस तक महदूद नहीं है, हम उस डेटाबेस में जो दूसरी डेटाबेस हैं, जो दूसरे स्कीमा है उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इधर ये बहुत ही रेयर सिचुएशन में होता है। ज्यादातर जो अच्छे डीबीएस होते हैं वो क्या करते हैं, जो डेटाबेसेस होती हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं स्पेसिफिक यूजर्स। वो एक यूजर क्रिएट करते हैं जिसके से उस डेटाबेस को रीड करने का राइट होता है। मगर इस केस में, जो कि बहुत अनयूजुअल केस है, आपके पास पूरे डेटाबेस का राइट है। तो मैंने बस क्या करना है, अब मैं इधर करूंगा लिमिट को बढ़ा दूंगा, 1 पे लेके आऊंगा। ठीक है। जब मैंने लिमिट को 1 बढ़ाया तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो है कोलेशन। अगर आप इंफॉर्मेशन स्कीमा को के टेबल को देखें, डेटाबेस को देखें, तो उसमें सेकंड टेबल है कोलेशन। तो समझ आया लॉजिक। अब मुझे सिर्फ इस वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है और मुझे टेबलों के नाम पता चलना शुरू जी। उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं, उस पर भी आऊँगा। हाँ, जो मेन मकसद था इस क्वेरी एग्जीक्यूट कराना वो तो अब मैं लिंक्स बता दूंगा, फिर जाके खोलना। वो इसलिए बढ़ाई थी क्योंकि मुझे 0 इंडेक्स का टेबल मिला। लिमिट बढ़ाऊंगा, 1 पे लाऊंगा तो 1 इंडेक्स पे जो पड़ा है उसका रिजल्ट आएगा। हाँ, 0 है, 0 इंडेक्स। हाँ, उससे फायदा नहीं होता। बताने का मकसद ये था कि डेटाबेस में जितनी भी टेबल है ना, आप इस क्वेरी के थ्रू बता दें। अच्छा, सबके पास कोलेक्शन आ गया। हमारा टाइम बहुत कम है, जरा सुनने से। भाई खामोश हो जाओ भाई। कोलेक्शन सबके पास आ गया ना। अब पीएचपी कौन है जिनको नहीं आती इधर पीएचपी? नहीं है। ठीक है भाई, चलो पीएचपी नहीं आती शायद। अब अगर मैं ये इतना करूं, कॉलम बाय कॉलम, टेबल बाय टेबल करता रहूं, तो टाइम तो बहुत लग जाना है। हर किसी को लिखूंगा तो नहीं ना। तो पीएचपी में एएचपी वगैरह में भी कर सकते हैं। पीएचपी में एक फंक्शन होता है कर्ल के नाम से। वो कर्ल क्या करता है कि आप एक स्क्रिप्ट लिखते हैं कि वो वेबसाइट को उस यूआरएल से हिट करता है और जो रिजल्ट होता है वो आपको लाके देता है। तो अगर मैं एक कस्टम पीएचपी के स्क्रिप्ट बना लूं जिसमें फॉर का लूप चला लूं कि इसको बढ़ाता रहे जब तक टेबल इसको मिलती रहे, तो विद इन बड़ी से बड़ी डेटाबेस सारा आपको टेबलों के नाम पता चाहिए। सही है। अच्छा, क्वेरी चलाना कोई है जिसको समझ नहीं आया? क्योंकि मैं अब अगले स्टेप पे जा रहा हूँ। कोई ऐसा बंदा है जिसको क्वेरी चलाना नहीं आया? सर को नहीं आता। नहीं आया, ठीक है। अच्छा, क्वेरी एक हमने टेस्ट चला ली। अब इसकी जो पॉसिबिलिटीज है वो लिमिटलेस होती है। ठीक है। एक चीज होती है अबे सबके पास है यार, सारे इसमें भी कर जाए। भाई तेरी वेबसाइट को चला
तो आपको एक चीट शीट मिलेगी जो कि हर पेन टेस्टर के लिए लाइक प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। इसमें आपको सारे वो फंक्शन मिल जाएंगे जो कि आपको चाहिए होते हैं एक सक्सेसफुल पेन टेस्ट के लिए। ये होते हैं आपके रिवीजन वगैरह के लिए। अब जैसे हमने सिलेक्ट एडेड वर्जन कर लिया है, अगर हमें डेटाबेस का यूजर चाहिए तो हम यूजर ही कमांड चला लेंगे, ठीक है। प्रिविलेजेस का है, डीबी अकाउंट है, डेटाबेस का नाम है, जो जहां तक आपकी सोच जा सकती है ना उस क्वेरी के लिए आपके फंक्शन पड़े हुए। हाँ? भाई आप कोई भी सर्च करना MySQL इंजेक्शन चीट शीट तो आपको कोई भी मिल जाएगा। ये दिख रहा है MySQL इंजेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब इसी वेबसाइट में दूसरी डेटाबेसेस के लिए भी है। Oracle के लिए इंजेक्शन किस तरह होगी, माइक्रोसॉफ्ट SQL के लिए कैसे होगी, पोस्टग्रे के लिए कैसे होगी, DB2 IBM का जो DB2 होता है उसकी इंजेक्शन किस तरह करनी है। तो बेसिकली जेनेरिक क्वेरी रन करने का मेथड तो मैंने आपको सबको बता दिया। अब उसको आप कितना एक्सप्लॉइट करोगे ये आपकी थिंकिंग के ऊपर, कितना एक्सप्लॉइट कर सकते हो आपकी थिंकिंग के ऊपर। अच्छा जरा देख लो साहब, एक और चीज दिखानी मुझे, वापस जरा वो एप्लीकेशन पे आ जाए। बोलना क्लास देनी है भाई, बेटा क्लास www डाल रहा है, शुरू में www डाल रहा है, www हाँ कोई बटन देगा। चले कितने बजे? 12:30 बजे। ये बंद कर दे, बंद अबे तेरे को बोलो ना, बोलो बंद कर दे, बंद कर दे। ये क्वेरी एक है, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे डेटाबेस के यूजर का पता चलता है। करंट मोमेंट जो हमारा जो अभी हम देख रहे हैं, अगेन ये बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन है कि रूट यूजर से लॉग इन हुआ है। रूट इज द हाईएस्ट प्रिविलेज यूजर फॉर अ डेटाबेस। रूट के बाद इतने प्रिविलेजेस होते हैं कि डेटाबेस आप छोड़ दें वो सर्वर पे फाइलें राइट कर सकते हैं थ्रू एन SQL कमांड। जैसे फंक्शन होते हैं सिलेक्ट एडेड वर्जन वगैरह, एक फंक्शन होता है सिलेक्ट इनटू आउट फाइल। सिलेक्ट इनटू आउट फाइल में आप जो भी कोड देंगे वो सर्वर पे जाके सेव हो जाएगा, फिर आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो वो कुछ भी हो सकता है कि कोई आपने शेल कोड डाल दिया कि मुझे शेल का एक्सेस मिल जाए मशीन का, बस हाँ यूजर क्रिएट कर सकते हैं मशीन का, आप रिमोटली फिर उसको एक्सेस कर सकते हैं, सर्वर आप ऑन कर सकते हैं। एप्लीकेशन तो ठीक है कर लिया आपने, मगर आप उस बॉक्स को ऑन कर सकते हैं। अगर वो शेयर्ड सर्वर है तो फिर आपको पता नहीं कितनी वेबसाइट और एक्सेस मिल जाएगी। तो बस जो अभी इस लैब का जो मकसद था कि आपको एक एनवायरनमेंट में किस तरह SQL क्वेरी चलानी है वो सिखाना था। उसको आप कितना एक्सपर्ट करेंगे या आपके दिमाग के ऊपर है। ठीक है, मैंने आपको बता दिए, आप लोग खुद ट्राई करें। अभी कुछ पूछना है तो मतलब पूछिए। हाँ पूछ ये बताओ। अच्छा वो स्क्रिप्ट अभी लिखने का टाइम नहीं है, मैं गूगल से दिखाता हूँ। PHP का फंक्शन होता है कर्ल, उसकी पूरी लाइब्रेरी अवेलेबल है PHP। कर्ल का फंक्शन होता है कर्ल अंडरस्कोर एग्जैक्ट।
डालेंगे वो एग्जीक्यूट होगा और उसका जो रिस्पॉन्स होगा ना वो आपको मिलेगा। अब उस रिस्पॉन्स को मैनिपुलेट करके, अगर जो मैंने लिमिट वाली आपको बात बताई थी, 0 तो मैंने हार्ड कोड किया ना, अगर मैं एक लूप चला दूं आई वेरिएबल से, जिसका हम करते हैं, तो जब तक टेबल्स खत्म नहीं होते, जब तक कॉलम्स खत्म नहीं होते, जब तक उनका डेटा खत्म नहीं होता, आप एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं कि वो एग्जीक्यूट कर करके आपके कंप्यूटर पे एक फाइल बना सकते। तो विद इन लाइक आवर्स हो सकता है कि डिपेंड करता है आपकी डेटाबेस कितनी बड़ी है, इंटरनेट का कनेक्शन कैसा है, आपने कितनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, रिकर्सिव फंक्शन यूज किए कि नहीं, प्रोग्रामिंग के ऊपर भी होता है। तो सिर्फ एक स्क्रिप्ट लिखने से आप पूरी डेटाबेस का डंप ले सकते हैं बगैर इन सब ये क्वेरी करने में। फिर आगे टूल्स भी आते हैं, इनके कस्टम मेड टूल्स हैं पाइथन वगैरह पे, मगर मैं बाय एक्सपीरियंस आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जितना हो सके ना टूल से तो बचें। टूल्स अब बहुत आपको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, आपके नॉलेज को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। टूल्स एक वक्त आपको अच्छे लगेंगे, शुरू में आपका काम होता रहेगा, मगर जब आपको आगे, अब क्योंकि हैकिंग बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, ये जो मैंने आपको बताए थे एंटरप्राइज लेवल पे ये वल्नरेबिलिटीज अब मिलती ही नहीं है। लोकल फाइल इंक्लूजन, RFI, SQL इंजेक्शन वगैरह, ये तो बैंकिंग एप्लीकेशन में तो आपको मिलती ही नहीं है। अब जो हैकिंग चले गई है वह एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स की तरफ चले गई है। एंटरप्राइज सोल्यूशन के जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं उसकी रिसर्च पे चले गई है। तो जितना आप टूल से बचेंगे, अपने खुद एक्सपर्ट लिखेंगे, उतना ही आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ही आप एडवांस हैकिंग में जा सकेंगे। टूल्स इज एन इजी वे आउट राइट नाउ। आपको थोड़ा सा अल्लाह करना है, ऐसी डेटाबेस कम करनी लोगों की, आप करें, मगर अगर आपको प्रोफेशनली जाना है हैकिंग में तो आई वुड एडवाइस टूल्स ऑन यूज, अपने एक्सपर्ट्स को लिखे दें। और सबसे अच्छी बात हैकिंग की, इसके मिलियंस ऑफ रिसोर्सेज इंटरनेट पर अवेलेबल है। मैं आप सबको सजेस्ट ये करूंगा, ये वेबसाइट है exploit-db.com। ये एक ओपन फोरम है जिसपे सिक्योरिटी रिसर्चर्स वगैरह आके अपने वल्नरेबिलिटीज के एक्सप्लॉइट्स पोस्ट करते हैं, उनको स्टडी करें। इसमें जो SQL इंजेक्शन के जो आर्टिकल्स हैं वो तो बहुत ही बेस्ट है। मैं खुद उन्हीं को रेफर करता हूँ जब मैं कोई बड़ी सिचुएशन में आके फंस जाता हूँ। अब ये तो बहुत सिंपल इंजेक्शन थी। कभी कभार ऐसी इंजेक्शन आती हैं जिसमें इंटीजर वेरिएबल नहीं आते, अब आपको स्ट्रिंग करना है, स्ट्रिंग भी नहीं जा रहा, वो फिल्टर हो रहा है, तो फिर आपको हेक्स के लेवल पे जाना पड़ता है। हेक्स जो डेटा होता है उसके लेवल पे आके इंजेक्शन करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब जितना आप मैनुअल रखेंगे, जितना आप स्टडी करेंगे, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा, उतना ज़्यादा एडवांस जाएगा। बाकी पार्टी करनी तो टूल्स हज़ार पड़े हैं, चलाएं, खेलें। और मुझे पता है कोई सुनेगा तो नहीं ना, बट ये है कि यार जो हमारी पाकिस्तानी वेबसाइट है ना, उसमें तो बहुत मसला है। तो अपने लिए नहीं तो एटलीस्ट अपने मुल्क की इज्जत है उसको बताने के लिए उनको नच करें। मैं ये नहीं बोला कि इंडियन अमेरिकन वेबसाइट का टच करना शुरू कर दें। मैं कह रहा हूँ जितना अपने इसको नीचे रखेंगे ना ब्लैक हैट लाइफ को, उतना आप सुकून में रहेंगे। तो बस आपको पता है, मुझे पता है कि सुनने वाला तो नहीं है, बट बहरहाल ठीक है। ओके भाई, और किसी को सवाल? टाइम मिलेगा तो we'll work more on this।